हाँ बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। कल की क्लास में हमने क्या किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स जितने हुए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ। बाकी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे, लेकिन थोड़ा आप ऐसा लगे कि कुछ प्रैक्टिकल तो किए, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। इलिस्ट्रेशन 12 कर रहे हैं हम। ठीक है, बुक में आपके पेज नंबर 7.44, 7.44 इलिस्ट्रेशन नंबर 12। The following is the schedule of balances as on 31st 3/17 as extracted from the books of Sri Gavaskar, who carries on business under the name and style of Messrs Gavaskar Vishwanath and Company at Bombay। किसके, मिस्टर गावस्कर के, जो क्या है, किस नाम से बिजनेस करते हैं, मैसेस गावस्कर विश्वनाथ एंड कंपनी। कहाँ पर करते हैं, बॉम्बे में। ठीक है, सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार। पढ़ रहा हूँ एक बार मैं सिंपली। क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम विश्वनाथन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, परचेजेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सैलरीज, रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन, rates and taxes, discount allowed to debtors, discount received from creditors, freight on purchases, carries outward, drawings, printing and stationery, electricity charges, insurance premium, general office expense, bad debts, bank charges, motor car, capital account. Prepare trading and P&L account for the year ended this and balance sheet as at that date. After making the provisions for the following, adjustments क्या क्या दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पर एडजस्टमेंट है। एक बार आप सिर्फ क्या करना, लिख करके छोड़ देना। बिल्डिंग पर है, मतलब पढ़कर छोड़ देना, समझाऊंगा मैं एक बार। बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस बाय 5%, बिल्डिंग पर कितना है, 5%। फर्नीचर एंड फिक्सचर पर 10% है। वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वाज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। एक स्टील टेबल जो हमने कितने में परचेज की थी, 14,000 में, और सेल भी कर दी। परचेज कब की थी, ड्यूरिंग द ईयर 14,000 में, और सेल भी कितने पर कर दी, 14,000 पर। लेकिन सेल प्रोसीड्स को हमने गलती से किस में क्रेडिट कर दिया, सेल्स अकाउंट में कर दिया। और सिमिलरली ऑफिस इक्विपमेंट 15% डैप लगाने, ऑफिस इक्विपमेंट पर 15% डैप लगाने। परचेज अ टाइपराइटर ड्यूरिंग द ईयर फॉर 14,000 हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। मोटर कार पर 20%। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 440। 2 months रेंट फॉर द गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन इज पेबल 12% per annum. This loan was taken on 1/5. Reserve for bad and doubtful debts is to be maintained at the rate of 5% of debtors. Insurance premium includes 40,000 paid towards life insurance policy and balance of the insurance charge cover for the period from 1/4 to 30th/6। ठीक, तो अब एक बार अपने माइंड में एडजस्टमेंट फिट कर लो कि ऊपर वो चीज़ें आए तो उनको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा हमें। क्या किस किस पर है, एक तो बिल्डिंग पर है, फर्नीचर पर है और मोटर कार पर है। तीन चीज़ों पर तो क्या लगाना है, डेप, बिल्डिंग, फर्नीचर, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट और मोटर कार, चार चीज़ें। इसके अलावा कुछ गलती है कि परचेज में कुछ गलती है, सेल्स में कुछ गलती है, ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, इस एडजस्टमेंट को हम एंड में कर लेते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसका सिंपल सा एडजस्टमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट पर एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन पर एडजस्टमेंट है। और रिजर्व फॉर डाउटफुल बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अब मैंने आपको क्या बोला था कि पहले आप क्या करना, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखता जाना। डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। ये सारा का सारा क्या होगा, मैच होना चाहिए। डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखते जाना। अब मैं एक बार खुद पूरा ना बना के सीधा आंसर में कर देता हूँ, तो कि तुम्हारा टाइम भी बचेगा। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, और ये कौन सी होती है, क्रेडिट। P&L ये कौन सी साइड होती है, डेबिट, और ये कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। और बैलेंस शीट में डेबिट इस तरफ लिख देते हैं हम, डेबिट इस तरफ लिख देते हैं और क्रेडिट इस तरफ। लिखना नहीं होता डेबिट और क्रेडिट, लेकिन डेबिट बैलेंस जो बैलेंस शीट में लिखते हैं वो कहाँ पर लिख देते हैं, एसेट साइड में जो लिखते हैं, ये इधर डेबिट है और ये इधर क्या है, क्रेडिट। ठीक, अब आप मेरे को सीधा सीधा डेबिट वाला डेबिट में भरवाते चलना और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। मैं बार बार नीचे टिक भी नहीं करूँगा, इधर बार बार नीचे ले जाने का फायदा नहीं है। देखो अब कैश इन हैंड है, कितने की है, 14,000। अब मैं इसको वापस नीचे ले जाकर आपको दिखाऊंगा, आप घर पे बैठ के अपने आप से सोल्व करना है इसको। ठीक है, कैश इन हैंड कहाँ पर जाएगी, बैलेंस शीट में डेबिट वाली, या तो देखो डेबिट वाली आइटम है तो वो डेबिट कहाँ कहाँ पर है, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगी और या फिर P&L के डेबिट में, और नहीं तो फिर बैलेंस शीट में कहाँ जाएगी, वो एसेट साइड में। बैलेंस शीट में वो कहाँ जाएगी, एसेट साइड में। तो अब आप मुझे ये बताओ, कैश इन हैंड कहाँ लिखूँ मैं, अब इसको क्या चेक कराऊँ मैं, ये कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में।
डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, स्टॉक ओपनिंग है जाएगा डेबिट में, बट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, ये एसेट साइड में नहीं जाएगा, ये ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, इन चारों पर एडजस्टमेंट है, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, लोन फ्रॉम विश्वनाथन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इस पर भी हम अलग से एडजस्टमेंट करके बनाएंगे, ठीक है। परचेज डेबिट बैलेंस है तो कहाँ जाना चाहिए, डेबिट में, कहाँ पर, ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेज कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेज रिटर्न कहाँ जाना चाहिए, आइडियली ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। मैच तो तभी होगा ना जब क्रेडिट वाली चीज़ क्रेडिट में रखी जाएगी, तो ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आना चाहिए। परचेज रिटर्न कितने का, 26। अब मैं इसको क्रेडिट में नहीं लिखूंगा तो क्रेडिट साइड कितनी कम पड़ जाएगी, 26,000। अगर मैं इसको क्रेडिट साइड में नहीं लिखूंगा तो बच्चों 26,000 क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, तो बराबर लाने के लिए डेबिट में से भी क्या कर देंगे, 26। तो परचेज रिटर्न को हम परचेज में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर डेबिट में से आप कम कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से आप क्रेडिट ही तो कर रहे हो। किसी चीज़ को डेबिट साइड में कम करने का मतलब क्या है, क्रेडिट साइड में लिखना। या इसको ऐसे समझो कि मेरा रूल क्या कहता है, क्रेडिट वाली साइड आइटम कहाँ लिखी जानी चाहिए, क्रेडिट साइड में। तो परचेज रिटर्न यहाँ लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, बस आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या आपको बचपन से सिखाया गया है कि क्रेडिट में मत लिखो। तो अब लिखना तो क्रेडिट में चाहिए था, क्रेडिट की आइटम है तो क्रेडिट में लिखना चाहिए था, तभी बराबर होगा। लेकिन हमने अब इसको क्रेडिट में नहीं लिखा, तो क्रेडिट में नहीं लिखा तो क्रेडिट शॉर्ट पड़ गया, तो उतना डेबिट में से भी क्या कर दिया, कम। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट में ना लिखकर डेबिट में से कम कर देते हैं। ये बात माइंड में फिट कर लो। अगर कोई चीज़ क्रेडिट में ना लिख के डेबिट में कम कर दो, या डेबिट में ना लिख के क्रेडिट में से कम कर दो, तो बात एक ही है, ऐसे समझो। ये परचेज है 10 रुपीज़ की, सेल्स है 15 रुपीज़ की, परचेज रिटर्न है 2 रुपीज़ की, और कुछ भी ना हो, ना क्लोजिंग स्टॉक ना ओपनिंग स्टॉक, तो जीपी कितने का आएगा, 7 रुपीज़ का। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप परचेज रिटर्न को डेबिट में से कम कर देंगे। सेल्स एज इट इज़ लिख दिया आपने 15 रुपये, परचेज कितने की लिख दी 10। अब परचेज रिटर्न को यहाँ से माइनस कर दो तो ये कितना रह जाएगा, 8 रुपये। तब भी तो जीपी कितने का ही आएगा, तब भी तो 7 का ही आएगा। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होना है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में लिखना चाहिए। मैथमेटिकल रूल के हिसाब से क्रेडिट वाली चीज़ कहाँ जानी चाहिए, क्रेडिट में। लेकिन क्रेडिट में लिख दो या डेबिट में से कम कर दो, एक ही बात है। तो इसको हम क्रेडिट में ना लिख के डेबिट में से क्या कर देते हैं, कम, माइनस का साइन बनाया। डेबिट के आगे क्या बनाया मैंने, माइनस का साइन। उसके बाद में सेल्स कहाँ जाएगी, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा, या तो डेबिट में लिखो और नहीं तो इसको किस में से माइनस कर दो, क्रेडिट में से माइनस, तो ये सेल्स में से माइनस हो जाएगा। सैलरीज P&L में डेबिट, रेंट फॉर गोडाउन, रेंट फॉर गोडाउन कहाँ जाएगा, P&L में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन P&L में डेबिट। इन दोनों पर क्या आगे एडजस्टमेंट है तो आप ध्यान रखेंगे, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। रेट्स एंड टैक्सेस P&L में डेबिट। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अब मेरी बात सुनो, मैं अगर इतना इतना काट भी दूँ ऐसे बिल्कुल भी ना लिखे तो भी ये डिस्काउंट अलाउड ही है। अलाउड का मतलब माने हमने डिस्काउंट दिया, हमारा एक्सपेंस है, तो ये डेबिट आना है ना, ये किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आने का मतलब ही क्या है कि हमने ये दिया है। तो डिस्काउंट से कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ क्या लिखा होता, डेबिट साइड में लिखा होता, तो भी ये कहाँ जाता, एक्सपेंस होता, और P&L के डेबिट साइड में जाएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट में आ रहा है ना डिस्काउंट, तो सीधी सी बात है एक्सपेंस है। और डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर ना भी लिखा होता कि ये रिसीव हुआ है, हमारी इनकम है, क्रेडिट में आना ही क्या है, इनकम दी साइड, इनकम है हमारी। फ्रेट ऑन परचेजेस, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि परचेज से रिलेटेड फ्रेट है, ये किससे रिलेटेड नहीं है, सेल्स से। तो ये फ्रेट आउटवर्ड नहीं है, ये क्या है, फ्रेट इनवर्ड, परचेज से रिलेटेड है, इसलिए कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में। कैरीज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बेचने से रिलेटेड, आउटवर्ड मतलब बेचने से रिलेटेड, तो ये ट्रेडिंग में नहीं जाकर ये कहाँ जाएगा, P&L में। अब ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है, ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस है तो ये कहाँ आनी चाहिए, डेबिट साइड में, लेकिन हम इसको क्रेडिट में से लेस करते हैं। बैलेंस शीट में क्रेडिट में से क्या कर देते हैं, लेस। बैलेंस शीट में ये वाली साइड क्रेडिट होती है, तो इसके अंदर से इसको क्या कर देते हैं, लेस। तो सेम बात ये है जैसे परचेज रिटर्न की थी कि ये क्या है, डेबिट है, तो या तो इसको डेबिट में शो करो या क्रेडिट में से क्या करो, लेस। तो ड्राइंग्स को हम कहाँ करते हैं, क्रेडिट में से लेस। उसके बाद में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L में डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, जनरल ऑफिस एक्सपेंस है, ये सब की सब आइटम कहाँ जाएगी, P&L में। बेड डेट्स का अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के साथ डिस्कस करेंगे। बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, मोटर कार एक्सपेंस है। तो अब देखो क्वेश्चन की लेंथ भले ही बड़ी कर दो, लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें एक ही तो है। कितनी सारी चीज़ें, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इंश्योरेंस, जनरल
बेनेट्स तो चलो प्रोविजन दे रखा है, बैंक चार्जेस, मोटर कार, ये सब सारी की सारी चीज़ें क्या है, P&L की एक्सपेंस ही तो है। एक सैलरी दे देता तो भी बात बन जाती। अब ये आइटम ज़्यादा होगी तो बस P&L में लिखने का काम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। बाकी क्वेश्चन कोई मुश्किल थोड़ी हो गया इन सब चीज़ों से। 50 तरह के खर्चे लिख दे, जाने का है या ट्रेडिंग या P&L, बस इतना ही तो ध्यान रखना। तो इतने यहाँ तक आप एक डेबिट एक क्रेडिट का रूल बनाते रहेंगे, ठीक है, एक डेबिट और एक क्रेडिट का। आपके हिसाब से फर्नीचर कितने का आना चाहिए बैलेंस शीट में, 2,14,000 का एसेट साइड में। ऑफिस इक्विपमेंट 1,60 का आना चाहिए एसेट साइड में। अगर ये एडजस्टमेंट्स ना हो तो ये डेबिट और क्रेडिट क्या है, बराबर, तो हमारा बैलेंस शीट भी क्या रहेगी, बराबर। डेबिट और क्रेडिट बराबर है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये सारी की सारी चीज़ें डेबिट वाली कहाँ जानी चाहिए, या तो ट्रेडिंग के डेबिट में, या P&L के डेबिट में, या बैलेंस शीट की डेबिट साइड, जिसको हम क्या बोल देते हैं, असेट साइड बोल देते हैं, यहाँ जानी चाहिए। हाँ, अगर आप डेबिट नहीं कर पा रहे हो तो क्रेडिट साइड में लिखोगे या क्रेडिट साइड में से माइनस करोगे। हो सकता है कि डेबिट वाली चीज़ डेबिट में ना लिखकर आप क्रेडिट में से माइनस कर रहे हो, बात एक ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेल्स रिटर्न है, या आप डेबिट में ना लिख के क्रेडिट में से माइनस करोगे तो एज गुड एज डेबिट में लिखना ही होगा। क्रेडिट में माइनस करना मतलब डेबिट में लिखने जैसा ही होगा। सिमिलरली ये क्रेडिट साइड की जितनी भी आइटम है ये कहाँ है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। ये सब चीज़ें कहाँ है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड या ट्रेडिंग और P&L की क्रेडिट साइड। हाँ, अगर कोई चीज़ क्रेडिट में नहीं लिख पा रहे हो तो वो डेबिट में से क्या हो जाएगी, माइनस, जैसे 26,000 परचेज रिटर्न। अब एक एक करके एडजस्टमेंट, इन एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट बराबर जाएगा, एक क्रेडिट में बढ़ेगा तो एक डेबिट में भी बढ़ेगा। जैसे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सबसे पहले हम किसका कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर 440, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में कर दिया तो ये मिसमैच करा दिया आपने। अभी तक सारा बराबर था लेकिन एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया तो उतना आप एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, डेबिट भी। ये बैलेंस शीट है, इसकी डेबिट साइड ही है ये वाली साइड कौन सी है, डेबिट, और ये वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट। लिखते नहीं है एग्जाम में लेकिन डेबिट बैलेंस है, तो आपने इसको क्या कर दिया, एक चीज़ को क्रेडिट कर दिया तो ये मिसमैच होगा, तो हाथों हाथ आपने दूसरा डेबिट भी बढ़ा दिया। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ बढ़ा दोगे, डेबिट साइड, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रखना है, इधर जितने भी एडजस्टमेंट है उसका बराबर इंपैक्ट लेना है। या तो एक डेबिट बढ़ा रहे हो तो एक क्रेडिट भी बढ़ाओ, या फिर दूसरा डेबिट क्या करो, कम। अब देखो 2 months रेंट फॉर गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने का रेंट गोडाउन का क्या है, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पे कितना कर दिया होगा, अगर 2 का बाकी है तो पे कितना कर दिया होगा, 10 महीनों का। तो रेंट फॉर गोडाउन देखो कितने का है, 55,000। तो ये 55,000 अगर कितने महीनों का है, ये 10 का है, क्योंकि 2 का बाकी है वो कह रहा है, तो ये 10 का है, तो पर मंथ रेंट कितना है, 5500। इसका मतलब 2 महीने का बाकी कितना है, 1100, 2 महीने का 11,000, सॉरी 5500 पर मंथ है, तो 2 महीनों का 11,000 बाकी है। तो ये साफ साफ ना बताकर, इधर अमाउंट ना देकर 11,000 क्या बता रहा है, 2 मंथ्स बता रहा है। ये ऐसे नहीं बता रहा रेंट 11,000 बाकी है, ये क्या कह रहा है, 2 मंथ्स का बाकी है। तो कैसे निकाल लूंगा, जो ऊपर पे किया हुआ है वो 10 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स का क्या आ गया, 11,000। अब रूल बराबर रखना, एक डेबिट तो एक क्रेडिट। अब देखो ये डेबिट साइड में आपने रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड करते हैं, डेबिट साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करते हैं, ऐड। तो इससे क्या हो गया बताओ, इससे क्या हो गया बताओ ना, इससे आपका क्या हो गया, डेबिट बढ़ गया। तो अब आपको बराबर क्या करना है, इसको बराबर लाने के लिए क्रेडिट भी बढ़ाना है, और बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड इधर वाली साइड में लिखते हैं, डेबिट इधर लिखते हैं और क्रेडिट इधर लिखते हैं। तो क्रेडिट में भी आपने कहीं ना कहीं 11,000 बढ़ाया होगा आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स के बिल्कुल क्या लेने हैं, बराबर बराबर इंपैक्ट लेने हैं। पहले एडजस्टमेंट का बराबर इंपैक्ट कैसे गया, ये क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में बढ़ा, ये डेबिट साइड है ना, बैलेंस शीट में एसेट साइड, मतलब ये डेबिट में बढ़ा, और इधर ये कहाँ बढ़ा, क्रेडिट में बढ़ा। इधर ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा क्रेडिट में। सेकंड केस में क्या हुआ, ये डेबिट में बढ़ा या नहीं बढ़ा, हाँ बढ़ा, तो उतना क्या हुआ, ये क्रेडिट में भी बढ़ा, उतना क्या हुआ, ये क्रेडिट में भी बढ़ा, पक्का। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। एडजस्टमेंट्स का आप मन में सोचोगे कि बराबर इम्पैक्ट लेना है, पहले आपने ये सारा डेबिट वाला डेबिट में लिखना है और क्रेडिट वाला किस में लिखना है, क्रेडिट में। डेबिट वाला सारा डेबिट में लिखना है, ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दी हुई है, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि कोई डेबिट वाला आपने डेबिट में ना लिख के क्रेडिट में से माइनस कर दिया, सिमिलरली कोई क्रेडिट वाला क्रेडिट में ना लिख के डेबिट में से माइनस कर दिया, फिर एडजस्टमेंट बराबर, ये एडजस्टमेंट खत्म, ये खत्म। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, दिस लोन वाज टेकन ऑन दिस डेट। कितना है विश्वनाथन से इंटरेस्ट ऑन लोन, 12% पर एनम पर। और ये लोन कब लिया था हमने,
1/5/16 को हमने कब लिया था? 1/5/16 को, और हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 31/3/17। तो 1/5/16 को लोन लिया है 31/3/17 तक, तो कितने महीने का इंटरेस्ट बनता है मेरा उसको देना? 11 मंथ्स का। ये 11 मंथ्स का बनता है। अप्रैल का तो मैंने लोन ही नहीं लिया हुआ था, तो मेरा इंटरेस्ट कितने मंथ का बनता है? 11 का। अब देखें जरा बनता है क्या सही से। लोन फ्रॉम विश्वनाथन कितने का है? 3 lakhs का। लोन फ्रॉम विश्वनाथन 3 lakhs का है, और इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है? 12%, और 11 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 33,000। 11 मंथ्स का कितना हो जाएगा? 33,000। ठीक, तो 33,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। हमने उसको दिया ही कितना है अभी तक? 27। ये अमाउंट जानबूझकर आपसे छुपा रहा है, साफ साफ नहीं बता रहा है कि 6,000 का इंटरेस्ट बाकी है। वो क्या कह रहा है कि हमने उसको इंटरेस्ट दिया है 27, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन 27, मतलब हमने तो अभी तक 27 के हिसाब से एंट्री कर रखी है, जबकि बनता कितना है? 33। तो 6,000 का इंटरेस्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो अब मैं एक डेबिट बढ़ाऊंगा तो दूसरा क्रेडिट भी बढ़ाऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन देखो P&L में कहाँ पर है? 27,000, और 6,000 का क्या है? आउटस्टैंडिंग। तो अब ये आपने किस में बढ़ा दिया? डेबिट में भी बढ़ा दिया, तो कोई ना कोई क्रेडिट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, और वो 6,000 आपने यहाँ बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को किस में जोड़ दिया? लोन फ्रॉम विश्वनाथन के। विश्वनाथन का लोन 3 lakhs का था, और 6,000 का उसका इंटरेस्ट देना बाकी रह गया, तो विश्वनाथन के टोटल कितने देने हो गए? 3,06,000। श्योर। अब ये क्रेडिट में बढ़ गया, ये बैलेंस शीट में तो लाइबिलिटी साइड ही क्रेडिट साइड है ना, ये क्रेडिट में भी बढ़ गया, और इधर ये क्या बढ़ गया? डेबिट में। बराबर इम्पैक्ट चला गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट क्या है? रिजर्व्स को एक बार मैंने छोड़ दिया। मैंने कौन कौन से एडजस्टमेंट छोड़े हुए हैं? 1st and 5th। अब मैं किस पर आता हूँ? 6th पे। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 40,000 रुपये किस चीज़ के हैं? प्रोप्राइटर के लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के हैं। एंड को तो छोड़ो एक बार, 40,000 रुपये किसके हैं? प्रोप्राइटर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का आ रहा था? 55,000। 55,000 में से 40,000 किसके हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब मालिक। तो मेरे घर का खर्चा मेरे P&L में डेबिट थोड़ी होगा। मैं प्रॉफिट एंड लॉस किसका निकालता हूँ? अपने बिजनेस का निकालता हूँ बच्चों। मैं कोचिंग का प्रॉफिट निकालता हूँ। तो प्रोप्राइटर का लाइफ इंश्योरेंस मतलब मेरा पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस, वो मेरे बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। उसका तो मैं मर गया तो किसको फायदा होगा? मेरे घर वालों को बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद इनको रुपए मिल जाए। तो दिस इज नॉट माई बिजनेस एक्सपेंस। कितना? 40,000। तो 40,000 बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो मैंने तो कितना लिख दिया होगा इंश्योरेंस? जब मैंने अपना पहले डेबिट क्रेडिट का रूल बनाया होगा तो मेरा तो 55,000 आ रहा था डेबिट में। कितना आ रहा था डेबिट में? 55,000। यहाँ पर कितना था? 55। अब मैं उस 55 में से कितना माइनस कर रहा हूँ? 40,000। तो 40,000 मेरा पर्सनल इंश्योरेंस है जो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो मैं हटा रहा हूँ। सर इसने तो 12 ही किया हुआ है। वो बात की बात ना, एक बार आप 40 तो देखो। अभी मैं कितने तक पहुँच गया? 15। 12 क्यों किया है मैं बाद में समझाता हूँ। 40,000। अब मैंने बताओ मैंने डेबिट साइड में से कितने रुपए कम कर दिए बच्चों? मैंने डेबिट साइड में से कितने रुपए कम कर दिए? 40। तो मेरा मिसमैच हो जाएगा। अगर डेबिट में से मैंने 40 कम कर दिया तो मुझे सही करने के लिए या तो डेबिट में 40 बढ़ाने पड़ेंगे या क्रेडिट में से कम करने पड़ेंगे। और बताओ 40,000 रुपये अगर मेरा पर्सनल एक्सपेंस है तो वो कहाँ से माइनस हो जाने चाहिए? बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस में कितना एक्सपेंस चार्ज कर रहा हूँ? 15,000 ही। सर 12 है ना? अरे शांति तो रखो, 15 से 12 क्यों होगा वो समझा दूंगा। एक बार 15 तो समझ में आ रहा है ना कि बिजनेस का एक्सपेंस 15 है, 12 नहीं है। एक बार मान लो कि 15 है, लो ठीक है, एक बार इधर मान लो 15 है, वो सही समझा दूंगा कि 12 क्यों हुआ है। एक बार आप सिर्फ इतना इतना समझो कि 55 में से 40,000 क्या है? मेरा पर्सनल एक्सपेंस है जो बिजनेस के एक्सपेंस में जुड़ा हुआ है, तो उसको तो मैंने माइनस कर दिया। तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है जो, तो वो मेरे कहाँ से ड्राइंग्स के बराबर है, तो वो मेरा कहाँ से कम भी होना चाहिए? कैपिटल में से। ड्राइंग्स के बराबर है तो वो कैपिटल में से कम होना चाहिए। अब बराबर कैसे हुआ? क्रेडिट कितना कम हो गया? 40,000, और डेबिट भी कितना कम हो गया? 40,000। डेबिट साइड में भी तो कम हो गया 40, और क्रेडिट में से भी क्या कम हो गया? 40। पक्का? तो ये बराबर हो गया, 40-40 दोनों साइड से कम हो गया। अब आगे वो क्या लिखा हुआ है? एंड बैलेंस ऑफ इंश्योरेंस चार्ज कवर पीरियड फ्रॉम 1/4 to 30/6। मेरा ईयर कौन सा है? 1/4 to 31 मार्च। मेरा ईयर कौन सा है? 1/4 to 31 मार्च। इस पीरियड का एक्सपेंस आना चाहिए।
लेकिन जो बैलेंस भी है ना वो भी यहाँ से लेकर कहाँ तक का है, 30th 6 का है। क्वेश्चन खुद कह रहा है कि बैलेंस भी किसका है, 1/4 से लेकर 30th 6 का है। तो बैलेंस जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है वो इस पीरियड का पे किया है। आप चाहे कितने भी पीरियड का पे कर लो, पीएनएल का मतलब क्या होता है, करंट ईयर का या इस बार का। तो वो जो बैलेंस कितना रह गया 15,000, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक का है, 1/4 से लेकर 30/6 तक का है। इसका मतलब ये जो पीरियड है ना, इस पीरियड का हमने इंश्योरेंस क्या कर दिया, पहले ही पे कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। तो कितना पहले पे कर दिया, 15,000। अगर टोटल इतने पीरियड का है तो ये इतना कितना पीरियड है, 15 मंथ्स। तो 15,000 15 महीनों का है, तो कितना अगले 3 महीनों का है, 3,000। तो करंट ईयर का कितना आएगा, 12,000। तो करंट ईयर का तो 12 है, टोटल कितना है जो मैंने पे किया है वो 15 है। उसमें से ये 15,000 15 महीनों का है, तो करंट ईयर के तो 12 महीनों का आएगा ना। तो करंट ईयर का कितना आएगा, 12,000। करंट ईयर का कितना आएगा, 12,000। तो इसलिए मुझे इसमें से 3,000 और कम करने पड़ेंगे। 3,000 और कम क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस है 3,000 का, इसलिए ये कितना आ गया, 12,000। इसका वर्किंग नोट भी इसने बना रखा है। अब बताओ ये 3,000 डेबिट में से और कम कर दिया है, तो बराबर करने के लिए कोई ना कोई या तो डेबिट बढ़ाना पड़ेगा, डेबिट में से कम कर रहे हैं ना, या तो डेबिट बढ़ाना पड़ेगा या क्रेडिट भी घटाना पड़ेगा। तो 3,000 क्या हो गया, मैंने प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ कर दिया, एसेट साइड में लिख दिया। तो एक डेबिट में से कम किया तो दूसरा डेबिट बढ़ गया, क्योंकि एसेट साइड कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो यहाँ ये बढ़ भी गया, यहाँ ये क्या हो गया, बढ़ गया। तो आप इसका एडजस्टमेंट देखेंगे पूरा, तो मेरा तो कितने के हिसाब से टैली होता है, 47,000 के हिसाब से। क्यों, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कितना एक्सपेंस दिया हुआ, 47 ही था ना, 55 सॉरी। मेरा कितने से टैली होता है, 55 से। ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ था, 55। डेबिट में 55 था, तो कितना आना चाहिए, 55। लेकिन मैंने तो उसको 12 ही लिखा है। कैसे कम कर दिया, 40,000 डेबिट क्या कह के कम कर दिया कि ये ड्राइंग्स है। तो अब ये डेबिट कम पड़ गया, तो मुझे बराबर लाने के लिए या तो डेबिट बढ़ाना पड़ेगा या क्रेडिट कम करना पड़ेगा। लेकिन मैंने डेबिट कम किया है, तो इधर से क्रेडिट भी कम कर दिया। कहाँ क्रेडिट कम कर दिया, ये वाला क्रेडिट क्या कर दिया, कम। ये क्रेडिट साइड में से भी 40 कम कर दिया। तो ये डेबिट भी कम हो गया और क्रेडिट भी कम हो गया। तो ये कितना रह गया, 15,000। अब 3,000 रुपये का क्या है, 3,000 रुपये का क्या है, प्रीपेड। तो ये डेबिट कम हुआ, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेबिट बढ़ा भी दिया। ये बैलेंस शीट में ये डेबिट बैलेंस क्या हो गया, बढ़ा भी दिया। तो सबका इम्पैक्ट क्या जाना चाहिए, इक्वल इक्वल जाना चाहिए। क्या क्या हो गया, फर्स्ट और फिफ्थ के अलावा सारे एडजस्टमेंट हो गए। एक बार मैं यहाँ तक के सारे एडजस्टमेंट वापस से बोल देता हूँ, ठीक है। एक बार सारे एडजस्टमेंट वापस से देख लो। देखो क्वेश्चन करने की अप्रोच क्या होती है, पहले ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में लिखते जाओ। डेबिट वाले को डेबिट में और क्रेडिट वाले को क्रेडिट में। और डेबिट का मतलब यहाँ किससे किससे है, डेबिट का मतलब क्या है, ट्रेडिंग और पीएनएल के तो डेबिट साइड से ही है, और बैलेंस शीट की कौन सी साइड से, एसेट साइड से। ये तीनों साइड मिलकर क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, डेबिट। और क्रेडिट वाली आइटम को कहाँ लिखते जाओ, ट्रेडिंग पीएनएल की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आइटम आप डेबिट ना करके क्या लिख सकते हैं, क्रेडिट में से कम कर सकते हैं। कोई आइटम डेबिट साइड में आ रही है तो आप डेबिट में ना लिख के कहाँ से कम कर सकते हैं, क्रेडिट में से। जैसे सेल्स रिटर्न, जैसे ड्राइंग्स, ये डेबिट में ना लिख के क्रेडिट में से कम कर दी, बात एक ही है। सिमिलरली कोई आइटम क्रेडिट में आ रही है, क्रेडिट में ना लिखकर कहाँ से कम कर सकते हैं आप, डेबिट में से। जैसे परचेज रिटर्न, इसको क्रेडिट में ना लिख के आप परचेज डेबिट में से कम करते हैं। तो ये बराबर रहेगा तुम्हारा डेबिट क्रेडिट। अब इनके इम्पैक्ट तुमने बराबर लेने। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे बराबर इम्पैक्ट लिया आपने, इसको ट्रेडिंग के कहाँ लिखा, क्रेडिट में, तो क्रेडिट बढ़ गया। तो दूसरी तरफ बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट का एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, तो बराबर हो गया। 2 मंथ्स रेंट इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग रेंट का आपने क्या किया, पीएनएल में क्या किया, डेबिट में प्लस कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट को पीएनएल के डेबिट में प्लस किया तो डेबिट बढ़ गया। तो बैलेंस शीट में इसको आपने कहाँ लिखा, लायबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में इसको कहाँ लिखा, लायबिलिटी साइड में। अब इसने अमाउंट ना देकर क्या बता दिया, 2 मंथ्स का। तो इसका मतलब कैसे निकालोगे 2 मंथ्स का, जो ऊपर आ रहा था ट्रायल बैलेंस में वो 55,000 10 मंथ्स का था, तो आपने 2 मंथ्स का। लेकिन इनके इम्पैक्ट बराबर लेना, एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या लेना, बराबर, क्योंकि नहीं तो मिसमैच होगा ही होगा अगर इम्पैक्ट पर आपने कंट्रोल नहीं रखा, ऐसे बराबर नहीं रखे तो। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथन इज पेबल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो ऊपर लोन कितने का दिया हुआ था, 3 लाख का, और लोन की डेट दे दी जिससे पता लगा कि ये 11 मंथ्स का ही है।
तो 3 लैक्स का 12% 11 मंथ्स के लिए कितना बनता है 33,000, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 27 ही, इसका मतलब 6,000 आउटस्टैंडिंग था। तो आपने क्या किया 6,000 आउटस्टैंडिंग का बराबर इम्पैक्ट कैसे लिया, P&L में डेबिट में कितना बढ़ा दिया 6,000, तो सिमिलरली बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड जिसको हम क्या बोलते हैं लाइबिलिटी साइड, उसमें कितना बढ़ा दिया 6,000, तो ये बराबर हो गया। ठीक, सबके इम्पैक्ट बराबर जाने ना, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दिया हुआ था कितना 55 का, इंश्योरेंस प्रीमियम आपको कितने का दिया हुआ था 55 का, तो वो बराबर होता है 55 पे। आपने 40,000 रुपये कहाँ से माइनस कर दिए P&L में से, क्यों माइनस कर दिए, क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, तो इससे आपका डेबिट साइड क्या हो गया कम हो गया। तो बैलेंस शीट में भी आपने क्या किया डेबिट साइड कम किया, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर दिया, तो ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड है, इसमें से भी कम हो गया, तो डेबिट में से भी कम हो गया और क्रेडिट में से भी कम हो गया, बराबर हो गया। अब पीछे रहा कितना 15,000, अब 15,000 भी ये कह रहा है कि 15 महीनों का है, 15,000 भी ये क्या कह रहा है 15 महीनों का, इसका मतलब 3 महीनों का क्या है प्रीपेड है, तो 3 महीनों का कितना आएगा 3,000। तो फिर आपने एक डेबिट कम किया, तो अब डेबिट कम किया तो इस बार आपने दूसरा डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से बढ़ा भी दिया इधर। तो अभी तक के सारे इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं बराबर ही कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट करें, एडजस्टमेंट नंबर कौन सा करते हैं हम, फर्स्ट, डेप्रिशिएट बिल्डिंग यूज्ड फॉर बिजनेस बाय 5%, तो बिल्डिंग देखो कितने की आ रही है, वहाँ पर है बिल्डिंग 6 लैक्स, तो ये 6 लैक्स डेबिट होकर बराबर होनी चाहिए, कितना डेबिट होकर बराबर होनी चाहिए 6 लैक्स, लेकिन इसने 6 लैक्स में से कितना माइनस कर दिया 5%, तो ये असेट साइड में कितना कम हो गया 30,000, तो ये साथ ही साथ कहाँ पर भी कम होगा, डेबिट साइड में से 30,000 कम हो गया, तो दूसरा डेबिट साइड में बढ़ भी गया। डेप्रिसिएशन टोटल कितना आ रहा है 120, लेकिन इसमें बिल्डिंग का कितना है 30,000, इसमें बिल्डिंग का कितना है 30,000, BD मतलब बिल्डिंग का, और भी आ जाएगा, लेकिन 30,000 का इम्पैक्ट समझ रहे हो, डेबिट में बढ़ा, P&L के डेबिट में किया, तो बैलेंस शीट में डेबिट साइड में से कम कर दिया। ठीक, मोटर कार करता हूँ पहले, A पॉइंट हो गया, D पॉइंट हो गया, मोटर कार का कितना है 20%, मोटर कार कितने की आ रही है 2 लैक्स, तो ये बराबर कितने से होगी जब बैलेंस शीट में कितनी लिखी जाए 2 लैक्स, लेकिन आपने कितना कम कर दिया 20%, तो डेबिट साइड में से कितना कम हो गया 40,000, तो दूसरी तरफ डेबिट साइड में कितना आपने बढ़ाया भी है 40,000। ठीक, उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, C पॉइंट, ऑफिस इक्विपमेंट 15% का है, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है 15%। ठीक, डैप लगाने, लेकिन एक चीज़ और बोल रहा है, परचेज और टाइपराइटर, टाइपराइटर क्या होता है ऑफिस इक्विपमेंट ही होता है। एक टाइपराइटर खरीदा था ड्यूरिंग द ईयर विच हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, एक टाइपराइटर खरीदा था कितने रुपए का 40,000 का, और जो गलती से कहाँ डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट में, तो हमने एंट्री क्या करनी थी टाइपराइटर, जिसको हम क्या बोलेंगे ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश, एंट्री करनी क्या थी टाइपराइटर या ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, बट कर क्या दी हमने परचेजेस टू कैश, गलती से कर दिया हमने, तो हमने गलती से किसको डेबिट कर दिया परचेज को। तो एक तो मुझे पहले इसको रेक्टिफिकेशन करो, डैप तो मैं बाद में लगाऊंगा, डैप तो मैं बाद में लगाऊंगा, पहले मुझे इस पॉइंट का एडजस्टमेंट बताओ जो हमने परचेज वाली गलती कर दी है। परचेज बढ़ा हुआ है मेरा, बढ़ना क्या चाहिए था टाइपराइटर, बढ़ना किस में चाहिए था टाइपराइटर में, बढ़ा किस में हुआ है परचेज में, तो मैं परचेज में से कम करता हूँ और टाइपराइटर में से बढ़ाता हूँ, तो परचेज में से कितना कम कर दूँ मैं, कितने का था बोलो ना 40,000 का था, कितने का था 40, तो 40,000 मैंने परचेज में से कम कर दिया, लेकिन मुझे साथ ही साथ क्या डर लगने लग गया ये तो मिसमैच होगा, अरे भाई डेबिट कम हो गया 40,000, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 40,000 यहाँ पर मुझे बढ़ाना भी पड़ेगा, किसमें ऑफिस इक्विपमेंट में, इसने वर्किंग ही दी, लेकिन देखो ट्रायल बैलेंस में कितना था ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था ट्रायल बैलेंस में 160 का था, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का था 160 का था, जबकि इसने कितना लिखा हुआ है 2 लैक्स, तो कैसे बराबर हुआ है 160 प्लस 40,000 बढ़ गया या नहीं, 40,000 डेबिट साइड में बढ़ गया,
40,000 डेबिट में बढ़ गया और इधर 40,000 डेबिट साइड से क्या हो गया, कम हो गया, इधर 40,000 क्या हो गया, कम। ठीक, तो इसने एडजस्टमेंट ने बराबर किया है या नहीं। ऑफिस इक्विपमेंट की एरर थी, हमें मानना क्या चाहिए था, ऑफिस इक्विपमेंट, और हमने क्या मान लिया, परचेज। परचेज में डेबिट कर दिया, तो परचेज को तो मैंने कर दिया कम, तो डेबिट कम हो गया, लेकिन दूसरा डेबिट बढ़ गया। ये 160 दिया हुआ था आपके ट्रायल बैलेंस में, इसने कितना लिखा हुआ है, 2 lakhs, मतलब डेबिट बढ़ भी गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कितना डैप लगाया, 15%। कितना डैप लगाया, 15% लगाने हैं। ऑफिस इक्विपमेंट पर कितना डैप लगाना है, 15%। तो 15% लगाना है, तो कितना हो जाएगा डैप, 160 तो ऑलरेडी था, 40,000 की और परचेज है, तो कितना हो गया, 2 lakhs। तो 2 lakhs का 15% 30,000। अब ये डेबिट साइड में से कट गया, कितना, 30,000 कम हो गया, तो उतना 30,000 डेबिट साइड में किसका आ जाएगा, डैप, ऑफिस इक्विपमेंट का। ये किसका डैप आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट। ये बिल्डिंग का था, दूसरा किसका था, कार का, और तीसरा किसका था, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, तो ये 30,000 क्या हो गया, डेबिट में बढ़ा, तो इधर ये 30,000 डेबिट में से क्या हो गया, कम भी हो गया। ठीक, अब क्या रह गया, फर्नीचर। अब क्या रह गया, फर्नीचर। सर एक बात बताओ, हाँ बोलो ना, क्या बात है। बात सर ये है कि ऑफिस इक्विपमेंट पर डैप लगाना था 15%, हाँ लगाना था 15। टाइपराइटर जो खरीदा था 40,000 का, वो आप गारंटी से कह सकते हैं डे 1 पर खरीदा था। 160 का था, वो तो शुरू से ही था, उस पर तो पूरा डैप लगाना है। लेकिन जो 40,000 का टाइपराइटर खरीदा था, उस पर भी आप पूरे साल का डैप लगा रहे हैं, तो आर यू डैम श्योर कि 40,000 वाज एक्वायर्ड इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर ये मिडिल में खरीदा होगा तो इस पर पूरा डैप क्यों लगा रहे हो, इस पर आधा डैप लगाओ। एंड में खरीदा होगा तो डैप लगना ही नहीं चाहिए, बोलो ना। देखो बच्चों, एक तो इसके साथ पर एनम नहीं लिखा है, एक तो इसके साथ क्या नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। पर एनम नहीं लिखने का मतलब क्या है कि 15% ही लगेगा, चाहे शुरू में खरीदा है चाहे एंड में खरीदा है, कब लगेगा, 15%। इसके साथ कहीं पर भी क्या नहीं लिखा हुआ है, पर एनम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा, मुझे प्रिसाइज डेट नहीं पता तो मैं कैसे मानूं। ठीक है, इसमें तो मेरा काम वैसे ही चल रहा है, क्योंकि पर एनम नहीं लिखा है तो क्या होगा, सारे साल का ही लगेगा। चाहे पर एनम नहीं लिखा होता तो हमें टाइम को क्या करना होता है, इग्नोर। ठीक, अब हम किस पर आते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बाय 10%। फर्नीचर एंड फिक्सचर पर कितना डैप लगाना है, 10%। 1 स्टील टेबल, ये क्या होता है, फर्नीचर, टेबल वगैरह क्या होता है, फर्नीचर। परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। एक स्टील टेबल खरीदी थी 14,000 की और बेच भी किस पर दी, 14,000 पर, तो उस पर, बट द सेल प्रोसीड्स वर रॉन्गली क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। तो स्टील टेबल जो मैंने बेची थी वो कितने में बेची थी, 14,000 में। स्टील टेबल्स कितने में बेची थी मैंने, 14,000। ठीक है, तो मैंने को एंट्री क्या करनी चाहिए थी, कैश टू फर्नीचर 14,000, बट मैंने रॉन्गली कहाँ क्रेडिट कर दिया, सेल्स में कर दिया। मैंने गलती से ये 14,000 कहाँ क्रेडिट कर दिया, सेल्स में। एक स्टील टेबल थी जो परचेज भी इसी साल करी थी और बेच दी थी इसी प्राइस पर, सेम प्राइस पर, तो 14 में खरीद के 14 में बेच दी थी। हम ये मान रहे हैं कि उसके ऊपर साल भर में कोई डैप नहीं लगा, क्यों, क्योंकि इसी साल खरीदी थी और एंड से पहले ही मैंने बेच दी थी। ठीक है, तो कितने में खरीदी थी, 14,000 में, और बेच भी कितने में दी, 14,000 में। तो मेरे को 14,000 के जो रुपए क्रेडिट करने थे वो फर्नीचर अकाउंट में करने थे। फर्नीचर कम करना था और मैंने गलती से किस में क्रेडिट कर लिया, सेल्स में। मुझे कम करना था फर्नीचर में से, मैंने गलती से किस में कर दिया, सेल्स को बढ़ा दिया। ठीक है, अभी मैं इस बात पर आता हूँ कि 14,000 पर डैप क्यों नहीं लगाया, वो सब मैं अलग से डिस्कस करता हूँ। लेकिन मेरी गलत एंट्री समझो, मैंने किसको क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर को, और सेल्स को वाज क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, और करना किसको चाहिए था मुझे, फर्नीचर को। तो मैं क्या करूँ, पहले तो सेल्स बढ़ी हुई है, सेल्स बढ़ी हुई है ना, क्योंकि फर्नीचर की सेल्स किस में जुड़ गई, सेल्स में, तो गुड्स की सेल्स में। तो ये 14,000 यहाँ से काटा, तो ये क्रेडिट साइड क्या हो गई, कम हो गई। ये क्रेडिट साइड क्या हो गई, कम, क्यों, क्योंकि मैंने गलती से एंट्री क्या कर रखी है, कैश टू सेल्स। मैंने गलती से एंट्री क्या कर रखी है, कैश टू सेल्स, कितने की, 14,000 की। तो 14,000 की सेल्स बढ़ी हुई है, ये मैंने क्या कर दी, कम। और करना क्या चाहिए था, कैश टू फर्नीचर। तो फर्नीचर मुझे 14,000 रुपये कम करना है। फर्नीचर आ कितने का है, 214 का। इसने देखो कितना ले लिया, 2 lakhs। इसने 2 lakhs कैसे लिया, 214 का था, उसमें से 14,000 का फर्नीचर बेच दिया। तो 14,000 डेबिट साइड में से कम हो गए। 14,000 कहाँ से कम हो गए, डेबिट साइड में, एसेट साइड का मतलब डेबिट साइड में। और इधर 14,000 कहाँ से कम हो गए,
क्रेडिट साइड में। इधर 14,000 कहाँ से कम हो गया, क्रेडिट साइड में। समझ रहे हो क्या, 14,000 डेबिट में से भी कम हो गया और 14,000 क्रेडिट में से भी। अब उसके बाद में क्या करना है, मुझे डैप लगाना है, कितना, 10%। डैप कितना लगाना है, 10%। तो बचा हुआ फर्नीचर कितने का है, 2 लाख का। तो 2 लाख का 10% डेबिट में से भी कम हो गया 20,000, 2 लाख का 10% डेबिट में से कम हो गया 20,000, एसेट साइड में से कम होना मतलब डेबिट में, और 2 लाख का 10% यहाँ फर्नीचर का डैप और आ गया, तो ये डेबिट में पड़ गया। तो कुल मिला के देखो इन सबका टोटल कितना बन रहा है, 1,20,000, ये टोटल डैप टैली हो गया। अब फर्नीचर जो सेल हुई है उस पर डैप क्यों नहीं लगाया, इस पर मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले मुझे बराबर इम्पैक्ट बता दो एक बार, फर्नीचर का बराबर इम्पैक्ट और बता दो। फर्नीचर का बराबर इम्पैक्ट कैसे लिया, पहले बोला कि फर्नीचर की सेल्स किस में जोड़ दी, सेल्स में। तो फर्नीचर की सेल्स कोई गुड्स की सेल्स तो है नहीं जो सेल्स में जुड़े, इसलिए इसने यहाँ से माइनस कर दी। तो ये क्रेडिट क्या हो गया, कम। तो क्रेडिट कम हुआ तो डेबिट भी कम करना पड़ेगा। और डेबिट कैसे कम किया, फर्नीचर जो ट्रायल बैलेंस में 214 का आ रहा था उसको इसने 14,000 कम करके कितना लिखा, 2 लाख ही लिखा। कितना लिखा, 2 लाख ही लिखा। अब डैप लगाने 20,000 का, तो 20,000 का क्या लगाया, डैप। इधर 10% डैप लगाया तो डेबिट साइड कम हो गई 20 की। पहले बराबर कैसे हुआ, ये 14 कहाँ से कम हुआ, ये 14 डेबिट में से कम हुआ एसेट साइड में से, और उधर 14 कहाँ से कम हुआ, सेल्स में से, मतलब क्रेडिट में से। तो 14 डेबिट में से भी कम हो गया, 14 क्रेडिट में से भी क्या हो गया, कम। फिर डैप इधर डेबिट में से भी कम हुआ, इधर डेबिट में से कम हुआ, तो दूसरा डेबिट इसके अंदर 30,000 का डैप जुड़ा हुआ, इसके अंदर जुड़ भी गया। ठीक है, पक्का। अब मुझे क्या समझाना है, जो फर्नीचर बेचा है उसका डैप का एडजस्टमेंट क्या किया उसने। देखो बच्चों, इसमें इसने क्या लिखा हुआ है, वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 14,000 वाज सोल्ड फॉर द सेम प्राइस। तो परचेज की एंट्री इसने क्या करी होगी, फर्नीचर टू कैश कितने का, 14,000, और सेल भी इसने कितने पर कर दिया, सेम प्राइस पर। तो सेम प्राइस पर कर दिया तो कैश टू फर्नीचर कितना आएगा, 14,000, और ये फर्नीचर में से कितना एलिमिनेट कर रहा है, 14,000। कोई प्रॉफिट लॉस ऑन सेल नहीं निकाल रहा है, ये क्या मान रहा है कि फर्नीचर पर हमने कोई डैप नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है कि एक तरीके से अगर फर्नीचर यहाँ खरीदा है और यहाँ बेचा है तो इस पीरियड का डैप भी फर्नीचर पर इसने कोई एंट्री नहीं की है, जो गलत है। अब मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, अगर खरीदा इस दिन है और आगे बेचा है कहीं, तो पहले इतने पीरियड का क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, जिससे मान लो इतने पीरियड का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर आ जाता है, मान लो 100 रुपये, कोई भी अब अमाउंट पीरियड नहीं पता तो मैं कैसे बताऊँ। तो ये कितने का रह जाएगा फर्नीचर, 13,900 का। तो बेचने वाले टाइम एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट, सेम प्राइस पर बेचा है तो 14,000, टू फर्नीचर कितने का आना चाहिए, 13,900 का, और टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना आना चाहिए, 100 रुपये का। तो क्या क्या अगर फर्नीचर यहाँ खरीदा है और आगे बेचा है तो पहले तो इतने पीरियड का उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, डैप तो लगना चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता उसने कब बेचा है, कितने टाइम के बाद बेचा है। फर्नीचर टू कैश कितना आ गया, 14,000, फिर थोड़ा डैप लगता तो डैप टू फर्नीचर, और बेचने वाले टाइम मैं तुम्हें बोलता कि सही एंट्री ये होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट सेम प्राइस पर बेचा है तो 14,000, डैप लगने के बाद फर्नीचर इतना आ गया और ये इतना आ गया। अब इसने गलती से इसकी एंट्री क्या कर दी, कैश टू सेल्स 14,000, कैश टू सेल्स। तो मैं अकॉर्डिंगली रेक्टिफाइंग एंट्री आपको क्या सिखाता कि सेल्स में तो क्रेडिट कर दिया, उसको तो कम करो, लेकिन सारा फर्नीचर में नहीं, कुछ प्रॉफिट ऑन सेल होना चाहिए। लेकिन इसने ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि कितने टाइम के बाद बेचा, तो इसने तो क्या माना है कि गलत एंट्री क्या थी, कैश टू सेल्स। इसने क्या मानकर आंसर सोल्व कर रखा है, गलत एंट्री क्या थी, कैश टू सेल्स कितने की, 14,000 की, और सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू फर्नीचर 14,000, सेम प्राइस पर बेचा है तो फर्नीचर कितने का क्रेडिट मान रहा है तो 14,000, इसीलिए तो ये फर्नीचर में से कितने रुपए कम कर रहे हैं, 14,000। और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल, एक बार मैं अलग शीट पे ले लूँ, इसको मैं फिर समझाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर खरीदा मैंने कितने रुपए का, 14,000 का। तो एंट्री खरीदने वाले टाइम तो सही कर दी होगी, कैश टू फर्नीचर, और बेचने वाले टाइम बेचा कितने में, सेम प्राइस में। सेम प्राइस में मतलब कितने में ही बेचा, 14,000 में, और बेचने वाले टाइम इसने किस में क्रेडिट कर दिया, कैश टू सेल्स में 14,000।
इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ नहीं कह रहा, लेकिन बेचने वाले टाइम क्रेडिट किस में कर दिया, सेल्स में क्रेडिट कर दिया, जबकि क्रेडिट बेचा गया था फर्नीचर। तो सेल्स 14,000 कम करनी है, उसमें मैं एग्री करता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कैश टू फर्नीचर ही होनी चाहिए थी, कितने से, 14,000 से। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या कर रहा है कि फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, और कर क्या दिया, सेल्स। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री पहले क्या करता है, सेल्स टू फर्नीचर। सेल्स टू फर्नीचर की वजह से सेल्स भी कम हो जाएगी 14,000 से, और फर्नीचर भी कम हो जाएगा, जैसा इसने किया हुआ है, सेल्स भी कम की हुई है और फर्नीचर भी कम किया हुआ है। लेकिन कैश टू फर्नीचर रेक्टिफिकेशन एंट्री तो तब होनी चाहिए जब फर्नीचर हमारी बुक में ऑलरेडी पड़ा ही कितने का है, 14,000 का। फर्नीचर हमारी बुक में ऑलरेडी पड़ा ही कितने का है, 14,000। अगर यहाँ खरीदा है और यहाँ बेचा है तो बीच में कुछ समय का तो क्या लगा होगा, डैप लगा होगा ना। तो फर्नीचर हमारी बुक में 14,000 का थोड़ी पड़ा होगा, फर्नीचर थोड़ा क्या हो चुका होगा, कम। पहले तो मैं वापस से एक बार और रिपीट करता हूँ, ICAI ने क्या एज्यूम किया हुआ है कि बेचते समय क्रेडिट क्या कर दिया, सेल्स को, कैश टू सेल्स कितने का, 14,000 का। ये एज्यूम नहीं किया हुआ, ये तो उसने लिखा ही हुआ है कि 14,000 हमने सेल्स में क्रेडिट कर दिया, और ये गलत एंट्री कर रखी है। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ICAI क्या कह रहा है, ICAI कह रहा है करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी कैश टू फर्नीचर ही 14,000 की। तो इसलिए अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करें, सेल्स फालतू में क्रेडिट होगी तो सेल्स को डेबिट करो, टू फर्नीचर 14,000। इससे क्या होगा, सेल्स कम हो जाएगी और फर्नीचर कम हो जाएगा, और उसने ऐसा ही किया, पर सेल्स में से भी कम किया और फर्नीचर में से भी 14,000 कम किया। अब इसका पॉइंट मुझे थोड़ा ठीक क्यों नहीं लगता है इंस्टीट्यूट का, वो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि उसने बोला हमने ड्यूरिंग द ईयर ही परचेज किया था और सेल किया था। अब हमने यहाँ फर्नीचर कितने का परचेज किया था, 14 का, ठीक। अब वो बेचा है तो थोड़े समय के बाद ही बेचा होगा, ऐसे तो है नहीं अगले दिन ही बेच दिया। अब अगले दिन ही बेचना तो खरीदा ऐसी तैसी कराने को था, तो कुछ समय के बाद बेचा होगा, तो पहले एक एंट्री होनी चाहिए डेप टू फर्नीचर। अब वो समय ही नहीं बता रहे, वो बता ही नहीं रहे कितने टाइम के बाद बेचा है, तो मान लेते हैं कि उतने पीरियड का डेप कितना होना चाहिए था, 100 रुपीज़ का। और फिर अगली एंट्री क्या होती, कैश टू फर्नीचर कितना होता, 13,900, और टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाता, 100। जितने का डेप लग गया उतने का फर्नीचर भी तो कम हो जाता। 14,000 का फर्नीचर कितने का हो जाता, जब बेचा है उस दिन तक 100 रुपये का डेप है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने पीरियड के बाद बेचा है। ये पीरियड एग्जैक्टली बता दो, डेप की रेट दी हुई है, मैं निकाल लूँ। तो मुझे पीरियड ही नहीं बताया कि खरीदने के बाद कब तक बेचा है। तो अब फर्नीचर क्रेडिट नहीं होना चाहिए था पूरे 14,000 से, क्योंकि फर्नीचर तो ऑलरेडी पहले कितने से कट गया, 100 रुपये से, तो बाकी तो प्रॉफिट ऑन सेल आना चाहिए था। अब इसने गलती से, इंस्टीट्यूट ने कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये सारा पैसा किस में क्रेडिट कर दिया, सेल्स में। तो सेल्स कितने की आएगी, 14,000 की। तो मैं रेक्टिफिकेशन करने के लिए सेल्स तो वापस कितने से डेबिट करूंगा, 14 से, लेकिन इन चीज़ों का इंपैक्ट भी लेता। लेकिन ये आप अपने आप से कैसे ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि आपको डेप 100 रुपये का पता थोड़ी है कि जितने टाइम के बाद बेचा है उसके बाद डेप कितना लगना चाहिए था, 100 रुपये। तो ये आंसर पक्का 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 क्या है, ठीक नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि खरीदा है और उसके बाद में बेचा है, तो बीच में फर्नीचर के ऊपर डेप की बात भी तो करनी चाहिए थी, जो इस क्वेश्चन में करी ही नहीं। इसने तो सिंपली क्या मान लिया कि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। आपको भी समझ तो आ ही रही थी इतनी देर, ये तो मैंने बताया बाद में कि जब यहाँ खरीदा, यहाँ बेचा और गलती से सेल में क्रेडिट कर दिया, तो सेल तो डेबिट होगी, लेकिन सारा का सारा फर्नीचर में भी तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। ये तो कह रहा है कि सारा का सारा किस में क्रेडिट कर दिया, कर दो, रेक्टिफाई करने के लिए फर्नीचर में से हटा दो कि इसने सारा का सारा क्या है, फर्नीचर में से क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन सारा फर्नीचर में से क्रेडिट क्यों होगा, कुछ डेप लगेगा, डेप का एडजस्टमेंट और ये सब होने चाहिए, जो इसने कंसीडर ही नहीं किए। चलो, अब आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट हम नहीं जा सकते, जीजा जी है। तो आपको सिंपली रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी है इस पॉइंट की, जो ये बुक में लिखा हुआ है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपली रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी है इस पॉइंट की, सॉरी इस पॉइंट की। एक स्टील आइटम जो परचेज की थी 14,000 में, सेल भी सेम प्राइस पर कर दी, और सेल रिसीव्ड रॉन्गली क्रेडिट कर दी कितने में, सेल्स में। तो सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया तो सेल्स डेबिट कर देना, मतलब सेल्स कम कर देना 14,000 से, और क्रेडिट किसको कर देना, फर्नीचर को। तो सेल्स को कम, सेल्स बढ़ा ली हमने, जबकि करना क्या था, फर्नीचर कम। तो फर्नीचर कम करना है तो फर्नीचर कम कर दो, और सेल्स फालतू में बढ़ा रखी है तो उसको भी कम कर दो। तो ये रेक्टिफिकेशन एंट्री ही करोगे आप एग्जाम के लिए, ठीक है। फालतू में दिमाग नहीं लगाओगे कि कुछ समय के बाद बेचा होगा तो डेप लगा होगा, ठीक। अब
क्योंकि वो कुछ समय भी तो नहीं पता हमें कितने समय के बाद बेचें। अब रह गया डेटर वाला प्रोविज़न, डेटर वाला एडजस्टमेंट। डेटर कितने के हैं बताओ? 8,60,000। डेटर कितने के हैं? 860। बेड डेट्स कितने का है? 20,000। और प्रोविज़न कितने का दिया हुआ है? 30। तो पहले से प्रोविज़न है 30 का और बेड डेट्स कितने का है? 20 का। तो पहले से कितना एक्सेस पड़ा है मेरे पास? 10,000। पहले से कितना एक्सेस प्रोविज़न पड़ा हुआ है? 10। 30 का प्रोविज़न है, 20 बेड डेट्स हो गए 10 का। और बनाना कितना आ गया? 5%। तो 8,60,000 का 5% कितना आएगा? 43,000। 8,60,000 का 5% कितना आएगा? 43,000। तो 8,60,000 का 5% कितना आएगा? 43,000। और पहले से एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 40 और 10,000। तो कितने का प्रोविज़न और बनाना पड़ेगा? 33 का। ये मैंने क्या बनाया? प्रोविज़न। ये तो अलग से एडजस्टमेंट समझाया था ना। कैसे? देखो 30 का प्रोविज़न पड़ा है और बेड डेट्स कितने का है? 20 का। 30 का प्रोविज़न पड़ा है और बेड डेट्स कितने का है? 20 का। तो कितने का प्रोविज़न चाहिए मुझे? कितने का प्रोविज़न चाहिए? और कितने का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 10 का। और चाहिए कितना? 43। 8,60,000 का 5% चाहिए 43। पहले से कितना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है? 10। तो 33,000 का प्रोविज़न मुझे ये बनाना पड़ेगा। ठीक है। और ये इसने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट भी बनाया है। आप बना देना ऐसे कैसे, एग्जाम में प्रेजेंटेशन इनके जैसे ही कर देना, इंटरेस्ट ऑन लोन और ये सब। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कॉपी चेक करने वाले सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं होते। और सीए हो भी तो भी अब मुझे मेरे सामने लॉ की कॉपी आएगी तो मैं कैसे चेक करूंगा? जो मेरे सामने स्टैंडर्ड आंसर होगा उसी को देखकर चेक करूंगा। मेरे सामने लॉ की कॉपी आएगी तो मुझे अब लॉ का याद थोड़ी है, या मुझे मैथ्स याद थोड़ी है, भले ही मैंने सीए करी है। तो जो मेरे सामने स्टैंडर्ड होता है, आंसर होता है, उसी से मिलाता हूँ मैं। तो इंस्टीट्यूट में अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी चेक करवाए तो सारे के सारे अकाउंट्स थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो वो तो इन आंसर से मिलाते हैं। तो आप इस तरह से ही प्रेजेंटेशन रखना जैसे इन्होंने की हुई है। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर 30 का है और इधर बेड डेट्स लिखते थे हम 20 का। याद करो मैंने एडजस्टमेंट में समझाया था। इधर 30,000, इधर बेड डेट्स, और इधर क्या लिखते हैं? 860 का 5% 43,000। और इधर बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाता है? P&L की अमाउंट। तो ये बना देना प्लीज़। ठीक है। और ये 43,000 क्या है? प्रोविजन का बैलेंस है, जो क्रेडिट बैलेंस है। प्रोविजन का बैलेंस है जो क्रेडिट है, तो या तो इसको कहाँ लिखो? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, और लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखना तो फिर इसमें से माइनस करो। यहाँ कौन सा बैलेंस माइनस होगा? जो P&L से चार्ज किया वो वाला नहीं होगा। यहाँ ये 33,000 जो P&L से चार्ज किया ये वाला नहीं होगा। यहाँ 33 की बजाय कौन सा होगा? प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस। अब इस एडजस्टमेंट की वजह से बैलेंस शीट कैसे टैली होती है ये मैं आपको अलग शीट पे बता देता हूँ। लेकिन पहले याद रख लो कि यहाँ तो क्या बनाना है? ये जो वर्किंग बना के कितना प्रोविजन हमें P&L से चार्ज करना है, और इधर डेटर में से क्या माइनस करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट। इधर डेटर में से क्या माइनस करना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट। ये कौन सी फिगर माइनस करनी है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। अब मैं अलग शीट पे आपको बता देता हूँ कि बराबर कैसे होती है डेटर की वजह से। डेटर्स कितने के हैं? मान लो 8,60,000। प्रोविजन कितने का है? 30,000। और बेड डेट्स कितने का है? 20,000। और आगे कितने का एडजस्टमेंट और बताने की बात कर रहे हैं? 5%। वो के वही फिगर लिखे हैं मैंने, 860, 30,000, 20,000 और 5% का प्रोविजन और क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। अब आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें डेबिट वाली चीज़ कहाँ लिखनी होती है? डेबिट में। और क्रेडिट वाली चीज़ कहाँ लिखनी होती है? क्रेडिट में। ट्रेडिंग में तो कुछ आता ही नहीं, बैलेंस शीट और P&L। तो अगर मैं सही से देखूं तो मुझे डेबिट में क्या लिखना चाहिए? डेटर्स 860 बराबर करना है तो फर्स्ट स्टेप में जो ट्रायल बैलेंस की फिगर है उनको तो लिखना होता है ना, डेबिट वाला डेबिट में और क्रेडिट वाला क्रेडिट में। और प्रोविजन कितना लिखना चाहिए? 30। और बेड डेट्स कितना लिखना चाहिए? 20। अगर मैं सही से देखूं तो यही लिखना चाहिए ना कि डेबिट वाली आइटम देखो मैंने कहाँ लिख दी? डेबिट में। और ये भी डेबिट साइड ही है। और क्रेडिट वाली कहाँ लिख दी? क्रेडिट में। तभी बराबर होगा। लेकिन हमने इसका आंसर ये थोड़ी किया है। हमने क्या किया है? यहाँ 20 लिखा है या 33 लिखा है? हमने तो 33 लिखा है ना। कि हमने क्या बोला कि 10,000 का क्या पड़ा हुआ है? एक्सेस प्रोविजन। और रिक्वायर्ड कितने का है? 43।
तो हमने तो 33 पी इंडल में चार्ज किया, बेड डेट्स तो लिखा ही नहीं। हमने तो पी इंडल में प्रोविजन के नाम से कितना चार्ज किया है, 33। तो बताओ डेबिट साइड में कितना एक्स्ट्रा कर दिया आपने, डेबिट साइड में कितना एक्स्ट्रा कर दिया, 13,000 रुपये। 20 की बजाय आपने कितना लिखा है, 33,000 लिखना। देखो मैथ्स के रूल से जाओ तो डेबिट वाली चीज़ डेबिट में आनी चाहिए। बेड डेट्स पी इंडल का आइटम है, डेटर किसका आइटम है, असेट साइड का, और प्रोविजन किसका आइटम है, लाइबिलिटी साइड का। क्रेडिट है तो प्रोविजन लाइबिलिटीज में लिख दिया। लेकिन हमने तो क्या किया है, इस 20 की बजाय पी&एल में 20 थोड़ी लिखा है, हमने 20 लिखा ही नहीं, हमने तो कितना लिखा है, 33। तो हमने तो 13,000 डेबिट में बढ़ा दिया। तो आपने ये प्रोविजन भी 30 नहीं लिखा, ये कितना लिखा है, 43। ये प्रोविजन भी आपने 30 नहीं लिखा, कितना लिखा हुआ है, 43। तो 13,000 आपने क्रेडिट में भी बढ़ा दिया। हाँ, अब ये क्रेडिट में लिख दो या यहाँ से माइनस कर दो, वो बात एक ही है। लेकिन आपने 10,000 अगर यहाँ एक्स्ट्रा डेबिट किया है तो 10,000 लाइबिलिटी साइड में या क्रेडिट साइड में 10 बढ़ाया भी तो है। इस 30 को भी तो आपने कितना लिखा है, 43,000। और एग्जाम्पल लेके मैं आपसे बात कर लेता हूँ। डेटर कितने का है, 1 लाख। प्रोविजन कितने का है, 40,000। बेड डेट्स कितने का है, 35,000। एक्स्ट्रा प्रोविजन कितना बनाने की बात कर रहे हैं, 10। अगर मैं आपको जैसे मैथ्स के रूल के हिसाब से बताता हूँ कि डेबिट डेबिट में जाना चाहिए और क्रेडिट क्रेडिट में जाना चाहिए, तो सही ट्रीटमेंट तो क्या होना चाहिए, पी एंड एल के डेबिट में आना चाहिए। बेड डेट्स कितने का, 35,000 का। डेटर बैलेंस शीट में डेबिट साइड में आना चाहिए, ये डेबिट साइड है ना, ये डेबिट है, और ये भी कौन सी साइड है, डेबिट। ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी साइड। और प्रोविजन कितने का लिखा जाना चाहिए, 40 का। ये होगा तब बराबर बैठेगा, क्योंकि बाकी आइटम के अलावा ये सही डेबिट क्रेडिट जाएगा। तो डेबिट वाला कहाँ जाएगा, डेबिट में, ये डेबिट वाला डेबिट में, और ये क्रेडिट वाला क्रेडिट में। हम इसका आंसर ये तो भरते ही नहीं है, हम तो क्या भरते हैं, हम कहते हैं कि पहले से एक्सेस प्रोविज़न कितने का पड़ा हुआ है, 5,000 का। 40 के अगेंस्ट 35 बेड डेट्स है, तो एक्सेस प्रोविज़न कितने का है, 5,000। और नया कितना चाहिए, 1 लाख का 10%, कितना चाहिए, 10,000। तो पी&एल में से कितना चार्ज कर दो, 5,000। अमाउंट टू बी चार्ज इन पी&एल, ये तो एक्सेस पड़ा हुआ है और ये रिक्वायर्ड है, तो कितना चाहिए, 10। और 5 पहले से ही पड़ा हुआ है, तो कितना चार्ज कर दो पी&एल में, 5। तो मैं इसको लिखता ही नहीं, ये जो मैं रेड कर रहा हूँ ये लिखता ही नहीं, मैं बेड डेट्स थोड़ी लिखता हूँ, मैं यहाँ कितना लिखता हूँ, 5,000। तो मैंने डेबिट साइड में कितने का फ़र्क डाल दिया, 30,000 क्या कर दिए, कम कर दिए। 30,000 क्या कर दिए, कम, क्योंकि जो 35,000 लिखना चाहिए था मुझे, मैंने तो उसको 5 ही लिखा है, तो मैंने 30,000 क्या कर दिए, कम। अब दूसरी बात देखो, मैं क्लोजिंग प्रोविजन कितना लिखता हूँ, प्रोविजन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन का अकाउंट बनवा के दिखाओ मुझे, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखोगे तुम, 40। बेड डेट्स कितना लिखोगे तुम, 35। और इधर क्या लिखोगे, क्लोजिंग प्रोविजन 1 लाख का 10%, 10,000। और पी&एल कितने का आ गया, 5। पी&एल कितने का आ गया, 5। तो ये तो मैं पी&एल से चार्ज करता हूँ। अब मैं क्लोजिंग प्रोविजन कितना लिखने वाला हूँ, 10,000 लिखने वाला हूँ। मैं क्लोजिंग प्रोविजन कितना लिखने वाला हूँ, 10। तो मैं ये 35 भी नहीं लिखता, ये 40 भी नहीं लिखता, इस 40 की बजाय क्या लिखता हूँ मैं, ये 40 भी तो नहीं लिखता मैं, 40 के बजाय क्या लिखता हूँ, 10। तो सही मैथ्स के हिसाब से तो ये बेड डेट्स लिखा जाना चाहिए, लेकिन हम ये लिखने की बजाय कितना लिखते हैं, 5 ही। तो 35 से 5 ही करा, तो 30,000 यहाँ कम कर दिया। तो ये भी 40 के बजाय क्या लिखा तुमने, 10 ही लिखा, तो 30,000 क्रेडिट में से भी तो कम कर दिया। अगर आपने डेबिट में 30,000 कम किया है तो क्रेडिट में भी 30,000 कम कर दिया, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बराबर हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया, बराबर। और ये 10,000 यहाँ लिखो या फिर यहाँ से माइनस करो, बात एक ही। तो अब मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो क्या करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करूँ तो आपको क्या करना है, डेटर्स, प्रोविजंस और बेड डेट्स। ये मान लो कितना लिखा हुआ है, अरे क्रेडिट में थोड़ी आएगा ये कितना लिखा हुआ है, 5 लाख। अब मैं सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, 5 लाख। इधर कितना है, 70। बेड डेट्स कितने का है, 60। और क्लोजिंग प्रोविज़न कितना है, 10%। तो जब आप फर्स्ट स्टेप में ट्रेडिंग पी&एल और बैलेंस शीट का डेबिट वाला डेबिट में भरते हैं और क्रेडिट वाला क्रेडिट में भरते हैं, तो कौन कौन से भरना ही मत,
ना प्रोविज़न भरना ना बैड डेट्स, क्योंकि ये लिखना ही नहीं होते। आप तो सिर्फ क्या भरना, डेटर्स, कितने का, 5 लाख का, सिर्फ क्या भरना, डेटर्स। और प्रोविज़न की अमाउंट खुद निकालना, कैसे निकालोगे, एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है, 10,000, एक्सेस कितना है 10 और रिक्वायर्ड कितना है 50, 5 लाख का 10% 50, तो कितना आ जाएगा 40,000। रिक्वायर्ड कितने 50, तो पी से कितना लिया जाएगा 40। तो एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो सीधा यहाँ पर कितना लिखोगे, टू प्रोविज़न 40, टू प्रोविज़न 40। और जो रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायर्ड वो वाला कहाँ पर लिख देना, डेटर में से क्या कर देना, माइनस। एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो पहला जब स्टेप लिखते हो सारी डेबिट वाली चीज़ें डेबिट में, क्रेडिट वाली चीज़ें क्रेडिट में, उसमें डेटर तो लिख देना, डेटर तो लिख देना, लेकिन प्रोविज़न और बैड डेट्स को कहीं मत लिखना, प्रोविज़न और बैड डेट्स को कहीं पर भी मत लिखना, ठीक है। क्या करना, वर्किंग नोट बनाना, एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ है 70 के का प्रोविज़न है, बैड डेट 60 का ही हुआ तो 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। और रिक्वायर्ड कितना आपको 50, 10,000 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, रिक्वायर्ड कितना है 50, तो कितने का प्रोविज़न बनाना चाहिए 40 का, तो ये 40 P&L में लिख देना। और जो रिक्वायर्ड वाला है वो यहाँ पर क्या कर देना, माइनस, जो रिक्वायर्ड वाला है वो यहाँ पर क्या कर देना, माइनस। और प्रोविज़न का अकाउंट भी आपको वर्किंग नोट में बना ही देना, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाला क्या है, अपने जैसा नहीं लिखा होता तो नंबर काट लेते हैं प्रेजेंटेशन के भी। तो बैलेंस BD कितना लिखोगे आप 70, बैड डेट्स कितने का लिखोगे आप 60, और क्लोजिंग प्रोविज़न कितने का लिखोगे तुम 5 लाख का 10% 50, और P&L में से कितना आ जाएगा फिर 40। तो ऐसे बनाना हो तो ऐसे बना देना। बट एग्ज़ाम की बात क्या है, फर्स्ट स्टेप में जब डेबिट क्रेडिट भर रहे होते हैं सारे, तो डेटर तो भरोगे, इन दोनों को कहीं पर भी नहीं लिखोगे। वर्किंग नोट से जो P&L की अमाउंट आएगी वो यहाँ, और रिक्वायर्ड प्रोविज़न वाली अमाउंट यहाँ, ठीक कर लोगे, बोलो ना। बस बच्चों आज इतना ही करेंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।